हेलो बच्चों, आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पर आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के बारे में चर्चा की थी कि कैसे हमारे हिंदी गद्य साहित्य का या गद्य और पद्य दोनों का जो साहित्य है उसका इतिहास कैसे लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई। हमने चर्चा की थी कि हमारा जो पहला इतिहास ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया, किसने लिखा, ये आप पिछले वीडियो में जा करके देख लीजिए। उसमें हमने बताया है कि जो हमारा काल विभाजन है उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है। हमारे हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग किसने कहा है। उसके बाद हमने जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नागेंद्र का और राम कुमार वर्मा का, इन सारे इतिहास ग्रंथों पर हमने, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, इन सब के जो इतिहास ग्रंथ हैं उन पे हमने चर्चा कर ली थी। अब हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा गद्य है, जो हमारा हिंदी गद्य है, उस हिंदी गद्य की शुरुआत कैसे होती है, कौन सी प्रारंभिक रचनाएं हैं, कैसे कैसे पद्य से हमारे हिंदी गद्य का विकास होता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारे गद्य की प्रारंभिक रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जो हमारा हिंदी गद्य है उसमें सबसे पहले राजस्थानी गद्य में कुछ रचनाएं मिलती हैं। फिर उसके बाद मैथिली एक बोली है जो बिहार में बोली जाती है, तो उसमें कुछ रचनाएं मिलती हैं जो गद्य की मैथिली गद्य में लिखी होती है। जैसे वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिश्वर ठाकुर की, वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना है। कई बार एग्जाम में ये रचना पूछी गई है कि वर्ण रत्नाकर जो है किसकी रचना है, तो आप लोग याद रखना ज्योतिश्वर ठाकुर की। उसके बाद कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है। ये जो कीर्तिलता है गद्य पद्य मिश्रित रचना है, ये भी मैथिली में है। इसके जो लेखक कवि हैं वो विद्यापति हैं। विद्यापति जो है इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल, क्योंकि इनके जो विद्यापति और कीर्तिलता जो रचना है मैथिली में बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए इनको मैथिली का कोकिल यानी मैथिल का कोयल कहा जाता है। उसके बाद ब्रज भाषा के कुछ रचनाएं मिलती हैं जो गद्य में हैं। जैसे 84 बैसुरों की वार्ता और 252 बैसुरों की वार्ता, ये दोनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये याद रखना किसकी रचना है? गोकुलनाथ की। 252 बैसुरों की वार्ता और 84 बैसुरों की वार्ता, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई रचनाएं हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है अष्टयाम भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, नाभादास की है। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुकी है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। श्रृंगार रसमंडन विठल नाथ की रचना है। आगहन महामात बैकुंठ मणि शुक्ल की और बैसाख महामात, आगहन महामात और बैसाख महामात दोनों बैकुंठ मणि शुक्ल की रचना है। उसके बाद है माधव विलास जो है ये लल्लू लाल की रचना है। ये गद्य की कुछ प्रारंभिक रचनाएं हैं जिनमें गद्य के कुछ अंश दिखाई देते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से जो हमारा आज का गद्य है वो खड़ी बोली हिंदी का प्रचलित रूप है। लेकिन ये जो भी थे, ये जो गद्य की रचनाएं थी ये खड़ी बोली की ना हो करके कोई मैथिली की थी, कोई ब्रज की थी, कोई राजस्थानी हिंदी की थी, तो इसलिए हम इनको पूर्ण रूप से हिंदी गद्य की रचना नहीं मानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हिंदी गद्य की प्राचीन पहली रचनाएं कौन सी हैं, प्रारंभ में कैसे कैसे हमारी जो खड़ी बोली है वो गद्य का रूप कैसे लेती है। तो एक कवि गंग हैं जो अकबर के दरबारी कवि थे, उन्होंने चंद छंद वर्णन की महिमा नाम से एक गद्य की रचना की जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली में था। यानी यहाँ आप खड़ी बोली आपकी दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रज भाषा भी उसमें जुड़ी हुई है, इसलिए इसको आप पहली रचना तो मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से गद्य की ना होने के कारण इसको प्रमाणित नहीं माना गया कि ये गद्य की पहली रचना है। ठीक, फिर दूसरी रचना आती गोरा बादल की कथा। लेखक जो हैं जटमल हैं। इसके लेखक कौन है? जटमल है। ये गद्य की प्रथम
प्रमाणित रचना मानी जाती है। इसको पूर्ण रूप से गद्य की रचना माना जाता है। जो जटमल थे वो जहांगीर के दरबारी कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में गद्य अपनी रचना लिखी और उस रचना का नाम था गोरा बादल की कथा। ये गद्य की प्रमाणिक रचना मानी जाती है। फिर उसके बाद भाषा योग वशिष्ठ है। इसके जो लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी हैं। इसको प्रथम मौलिक रचना, इसको भाषा योग वशिष्ठ को हिंदी की प्रथम मौलिक रचना माना जाता है। यानी ये जो है सबसे प्रसिद्ध ये जो रचना है भाषा योग वशिष्ठ, प्रमाणित भी है, गद्य में भी है और एक विस्तृत रचना है। छोटी रचना नहीं है, बड़ी रचना है, इसलिए इसको प्रथम मौलिक रचना, हिंदी गद्य की प्रथम मौलिक रचना इसको माना जाता है। और हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल के कथा को माना जाता है। और शुरुआत कहाँ से हुई? छंद वर्णन के महिमा से, जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों को मिला करके लिखा गया। अब हम देखेंगे कि हमारी जो हिंदी गद्य है उसके विकास में किन किन कवियों और किन किन समाज सुधारकों का योगदान रहा। तो उसी क्रम में सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता से बंगदूत नामक पत्र का संपादन खड़ी बोली में किया। वो हिंदी के खड़ी बोली जो है, जो हमारा गद्य की हिंदी है, उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बंगदूत नामक समाचार पत्र को खड़ी बोली में प्रकाशित करवाया। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। इसका खड़ी बोली हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी के विकास के लिए हिंदी भाषा में की। अब देखो, आर्य समाज के जो संस्थापक हैं, कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो याद रखना दयानंद सरस्वती। ये भी प्रश्न पूछा गया है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। यह पूछ लेता है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो दयानंद सरस्वती की। दो प्रश्न ऐसे ही बन जाएंगे। उसके बाद देखो, जो दयानंद सरस्वती थे वो मूल रूप से गुजरात के थे। उनको हिंदी भाषा का इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि जो हमारी हिंदी है इसका विकास हो। इसलिए उन्होंने अपने समाचार पत्र को गुजराती में न छाप करके हिंदी भाषा में उसको छापा, ताकि हिंदी का विकास हो सके। फिर रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद ने प्रार्थना समाज एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि के द्वारा जन जागरण का कार्य किया। यानी जो जनता है, जो जन सामान्य है, उनके बीच में हिंदी का प्रचार करवाया। किसके माध्यम से? थियोसॉफिकल सोसाइटी और प्रार्थना समाज के माध्यम से। अब हिंदी गद्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये तो हो गई जो शुरुआत की रचनाएं हैं। उसके बाद प्राचीन समय में, यानी प्रारंभिक समय में जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको आइए हम देख लेते हैं। ये रचनाएं कई बार एग्जाम में आई हुई हैं। जैसे सुख सागर है, ये सदा सुखलाल की है रचना है। प्रेम सागर जो है ये लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाअल्लाह खां की। नासकेतो पाख्यान सदल मिश्र की। आप देखिए, जो दो लल्लू लाल और सदल मिश्र, जब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में होती है, तो यहाँ पर लल्लू लाल और सदल मिश्र को एक हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अनुवादक के रूप में। तो ये दोनों जो हैं, सदल मिश्र और लल्लू लाल, दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध रहे हैं। इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से दो लेखक हैं, शुरुआती दो लेखक हैं जिनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र। उसके बाद दो राजाओं का योगदान हमारे हिंदी साहित्य के गद्य के विकास में है। एक है राजा लक्ष्मण सिंह और दूसरे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं, इन्होंने प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र निकाला। ये संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली के समर्थक थे, संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे। और जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, ये अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली हिंदी के समर्थक थे। अब जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, इन्होंने बनारस अखबार समाचार पत्र निकाला। और जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं,
बनारस अखबार नामक समाचार पत्र निकाला। जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं उन्होंने प्रजा हितैषी नाम से अपना समाचार पत्र निकाला। कई बार पूछा गया प्रश्न कि प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित हुआ था या इसके किसने प्रकाशित करवाया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह। बनारस अखबार अगर पूछा जाता है तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की 2-3 इंपॉर्टेंट रचनाएं भी हैं, जैसे आलसियों का कोरा, इतिहास तिमिरनाशक, राजा भोज का सपना। ये रचनाएं भी इंपॉर्टेंट हैं उनकी। ये नीचे हमने लिख दिया है, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोरा, इतिहास तिमिरनाशक, ये सारी चीजें आप याद कर लेना। उसके बाद राजा लक्ष्मण जो थे उन्होंने कालिदास के कुछ महाकाव्यों का हिंदी में अनुवाद किए, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम नहीं, रघुवंशम, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। तो इस तरह से हमारे हिंदी गद्य का प्रारंभिक विकास प्रारंभ होता है। अब हमने देख लिया कि कैसे कैसे हमारे गद्य की जो गद्य है उसका विकास कैसे हो, उसकी प्रारंभिक रचनाएं कौन है और प्रारंभ में उसके कौन से प्रमुख गद्य लेखक हैं, उनके बारे में हमने जान लिया, और किन किन संस्थाओं का, किन समाज सुधारकों का हमारे हिंदी गद्य के विकास में योगदान रहा, ये सारी चीजें हम पढ़ लिए। अब कल हम इसके आगे पढ़ेंगे कि गद्य की और कौन कौन सी विधाएं हैं, हिंदी गद्य का काल विभाजन कैसे होता है, भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, इस तरह से उनका काल विभाजन देखेंगे, उनकी समय सीमा देखेंगे। फिर एक एक काल में कौन कौन से लेखक हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये अब हम कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।